स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि इसके अपर लेयर में या अपर पार्ट, इस लेयर के अपर पार्ट में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। देयर आर वर्चुअली नो क्लाउड्स एंड वेरी लिटिल डस्ट एंड वाटर वेपर इन दिस लेयर। देखा जाए तो इस लेयर में क्लाउड नहीं पाया जाता और यहाँ पे बहुत कम जो होते हैं डस्ट और वाटर वेपर होते हैं। कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर आर ऑल्सो absent, सो आर ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर फिनोमेना। क्योंकि एयर में कन्वेक्शन करंट absent होता है, इसीलिए यहाँ पे वेदर फिनोमेना नहीं हो पाई जाती। द स्ट्रेटोस्फियर कंटेन ओजोन विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर भी पाया जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है, ये सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलता है उसे एब्जॉर्ब करता है। अब बात करेंगे मीजोस्फियर की। दिस लेयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मीजो लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर पाया जाता है। लगभग अर्थ सरफेस से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर की होती है। द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट द mesosphere from the stratosphere is called stratopause. स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर को अलग करने वाले नैरो बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इन द मीजोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ भी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर घटता जाता है। व्हेन meteors enter the Earth's atmosphere from the space and reach this layer, they burn due to friction. जब meteoroids अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो ये लेयर क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण जल जाता है। अब बात करेंगे थर्मोस्फियर की। This layer lie above the mesosphere and it extend up to a height of about 450 किलोमीटर। ये जो लेयर है ये मीजोस्फियर लेयर से ऊपर पाई जाती है और जो इसकी ऊंचाई होती है वो लगभग 450 किलोमीटर एक्सटेंड होता है। Here टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, हाइट बढ़ने के साथ बढ़ता है। द बाउंड्री बिटवीन द थर्मोस्फियर एंड द मीजोस्फियर इज कॉल्ड मीजोपॉज। थर्मोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री होती है जिसे मीजोपॉज कहते हैं। दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। इसी लेयर में आयंस भी पाए जाते हैं। आयन क्या होता है, आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल कहलाता है। These particles reflect radio waves back to the earth surface and enable us to have wireless communication. इसी पार्टिकल के द्वारा रेडियो वेव क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पर गिरते हैं जिससे कि अर्थ सरफेस पे हमें वायरलेस कम्युनिकेशन एक्टिव हो जाता है। द थर्मोस्फियर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन। थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर क्यों कहते हैं,
क्योंकि इस लेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोस्फीयर की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर. It extends to a height of about 1600 kilometers and gradually merges with interplanetary space. यह एटमॉस्फेयर का सबसे अपर लेयर होता है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये अर्थ सरफेस की जिसकी हाइट होती है वो 1600 किलोमीटर तक फैला होता है और इसमें इंटरप्लेनेटरी स्पेस भी पाए जाते हैं। This layer is extremely rarefied. Very light gases like hydrogen, helium are found in this layer. अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, आइए जानते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन अ वेरियस वे। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इज वाइटल फॉर प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल की अगर फर्टिलिटी मेंटेन करना है तो हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच ऑल द लिविंग बींग्स नीड इन ऑर्डर टू स्टे अलिव। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा तो लिविंग बींग्स जो हैं वो जीवित नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस. इसके अलावा CO2 भी हेल्प करता है किसमें, प्लांट को भोजन बनाने में, और प्लांट भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है. इसके अलावा अर्थ सरफेस जो है वो अर्थ को वार्म होने से, अर्थ की गर्मी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. इसके अलावा ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. सन से निकलने वाले यूवी रेज जो होते हैं, हार्मफुल यूवी रेज, उससे ओजोन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है. द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस प्रेसिपिटेशन. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो होता है उसका कारण क्या है, प्रेसिपिटेशन है. द डस्ट पार्टिकल फॉर्म द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड दैट कॉज रेनफॉल एंड स्नोफॉल. डस्ट पार्टिकल ही क्या करता है, कंडेंसेशन के लिए न्यूक्लियस फॉर्म करता है. रिजल्टेंट क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसके कारण तेज वर्षा और बर्फबारी शुरू हो जाती है. अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर in the upper atmosphere which raises the atmospheric temperature by trapping the heat radiated from the earth surface. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रकार का इफेक्ट है जो CO2 और वाटर वेपर्स जो कि अपर एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है. और यही जो है इफेक्ट आगे चलकर अर्थ सरफेस से हीट को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं. CO2 इज देयरफॉर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस. CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं. अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है. In recent decades, the amount of greenhouse gas present in the atmosphere has increased due to burning of the fossil fuel.
factory emission, etc., resulted in the increase in average temperature on Earth. This phenomenon is called global warming. रिसेंट डिकेड्स में एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होते हैं, फॉसल फ्यूल्स बर्न हो जा रहे हैं, जल जा रहे हैं। फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं भी फॉसल फ्यूल को बर्न कर देता है। रिजल्टेंट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, rise in sea level, changes in the amount of rainfall and changes in the agriculture yield. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, बारिश का जो अमाउंट है वो भी, उसमें भी बदलाव आ रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज का पिक्स और आंसर की सेंड करूँगा। आप लोग फेयर कॉपी और बुक मेंटेन करेंगे और मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।